आज मैं आपसे एक बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा जिसको अल्सरेटिव कोलाइटिस कहते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक तरह की बीमारी होती है जिसको हम ऑटो इम्यून डिजीजेस कहते हैं, जिसका कारण होता है कि हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी होती है वो अपने आप को ही नुकसान करने लगती है। तो ऐसी बहुत सारी बीमारियां होती हैं जिनको ऑटो इम्यून कंडीशंस में हम इंक्लूड करते हैं। अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी की इम्यूनिटी प्राइमरली लार्ज इंटेस्टाइन को, और अल्सरेटिव कोलाइटिस से मिलती जुलती बीमारी होती है जिसको क्रोन्स डिजीज़ कहते हैं, उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को भी डैमेज करती है। तो प्राइमरली ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में होने वाली बीमारी होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के जो प्रमुख लक्षण होते हैं वो होता है लूज मोशन यानी कि दस्त आना, और ब्लडी डायरिया यानी कि दस्त के साथ खून आना। अल्सरेटिव कोलाइटिस जनरली यंग लोगों में होता है, जनरली 20s, 30s, 40s में ये पहली बार बीमारी की शुरुआत होती है। और पहला सिम्टम होता है काफ़ी लंबे टाइम से कभी स्टूल्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, मोशन की फ्रीक्वेंसी बढ़ना और उसके साथ ब्लड आना। इसके अन्य सिम्टम्स में रेक्टल अर्जेंसी यानी कि जब भी आपको स्टूल जाना हो आप होल्ड नहीं कर सकते, रोक नहीं सकते, और बहुत ही तेज़ी के साथ स्टूल पास करने के लिए जाना पड़ता है। स्टूल पास करना थोड़ा पेनफुल होता है और रोकना रोकने में तक मुश्किल आती है। तो मेनली ये ब्लडी डायरिया अल्सरेटिव कोलाइटिस का प्रमुख लक्षण है, जिसको कि कई बार लोग पाइल्स से यानी कि हेमरॉइड्स से कंफ्यूज करते हैं। बट ये समझने की ज़रूरत है कि हेमरॉइड्स में यानी कि पाइल्स में ब्लीडिंग तभी होती है जब स्टूल हार्ड आ रहा हो, साथ में कॉन्स्टिपेशन हो। अल्सरेटिव कोलाइटिस ज़्यादातर अल्सरेटिव कोलाइटिस अगर सिर्फ रेक्टम में हो तो उसके साथ कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, बट 90% से ज़्यादा इसमें लूज मोशंस के साथ ब्लड आता है। ब्लड स्टूल में मिला हुआ होता है और पाइल्स के कारण जब ब्लड आता है वो स्टूल से सेपरेट होता है, स्टूल सेपरेट पास करता है और उसके अंत में ड्रॉप्स के फॉर्म में ब्लड आता है। तो ये बहुत ही कॉमन चीज़ है कि ये अल्सरेटिव कोलाइटिस के पेशेंट शुरुआत में इलाज के लिए पाइल्स का ऑपरेशन करा चुके होते हैं क्योंकि उनकी प्रॉपर टेस्ट नहीं होती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस आंतों के अलावा चूँकि एक इम्यून कंडीशन है, जैसा मैंने शुरू में बताया, तो बॉडी के दूसरे पार्ट्स को भी डैमेज कर सकती है, जिसको एक्स्ट्रा कोलोनिक मैनिफेस्टेशन कहते हैं, जिसमें स्किन पे रैशेस, जॉइंट पेन, बैक पेन, आइज़ में रेडनेस होना, और कुछ लोगों को लिवर डैमेज इससे होता है जिसके कारण खुजली होती है, प्रोराइटस होती है, इंटेंस इचिंग होती है। ये लक्षण ब्लीडिंग के अलावा हो सकते हैं। कई बार इस तरह के एक्स्ट्रा इंटेस्टिनल मैनिफेस्टेशन ब्लीडिंग से पहले शुरू हो सकते हैं, और कई बार ये बीमारी की एक्टिविटी के साथ चलते हैं, और कई बार ये बीमारी की एक्टिविटी से इंडिपेंडेंट होते हैं। तो एक सारा सिम्टम कॉम्प्लेक्स है जो कि अल्सरेटिव कोलाइटिस का है। अल्सरेटिव कोलाइटिस की डायग्नोसिस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। जब भी ब्लीडिंग हो रही हो, लूज मोशंस हो रहे हो साथ में, तो इसके लिए एक टेस्ट होती है जिसको कोलोनोस्कोपी कहते हैं। कोलोनोस्कोपी का मतलब होता है रेक्टम के थ्रू यानी कि गुदा द्वार से बड़ी आंत की जांच करना। और जो अल्सरेटिव कोलाइटिस की अपीयरेंस होती है अंदर, वो इतनी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि कोई भी अन्य बीमारी ऐसी होती नहीं है। फिर भी एक बायोप्सी के ज़रिए उसको कंफर्म करना, और उसके बाद किसी और टेस्ट की इसमें ज़रूरत नहीं होती है सिवाय ब्लड के कुछ टेस्ट्स के। तो अल्सरेटिव कोलाइटिस के सिम्टम्स का जहाँ तक सवाल है, ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, पर इसमें डायग्नोसिस में डिले इसलिए होता है कि हम कई बार इन्फेक्शंस या पाइल्स ऐसी चीज़ों के साथ इसको मिस इंटरप्रेट करते हैं, कंफ्यूज होते हैं और प्रॉपर टेस्ट नहीं कराते। अगर सही समय पर कोलोनोस्कोपी की जाए तो इसकी जांच, इसकी डायग्नोसिस काफ़ी अर्ली हो सकती है और बीमारी की एक्टिविटी को प्रॉपरली कंट्रोल किया जा सकता है। अल्सरेटिव कोलाइटिस के ट्रीटमेंट के बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले चीज़ ये समझनी ज़रूरी है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस चूँकि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, तो कोई एक लिमिटेड टाइम तक हम दवा लेकर के इसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसकी दवा कंटिन्यूअसली चलती है, ज़्यादातर लाइफ लॉन्ग चलती है। पहली बात ये समझना ज़रूरी है, क्योंकि अल्सरेटिव कोलाइटिस के ठीक नहीं होने का या कॉम्प्लिकेशंस आगे ज़्यादा बढ़ने का सबसे कॉमन कारण है लैक ऑफ प्रॉपर फॉलोअप और दवाइयाँ रेगुलरली ना लेना। दवाइयों की यदि हम बात करें, अनेक प्रकार की दवाइयाँ हैं जो कि बीमारी की एक्टिविटी और आंतों के अंदर कितनी हिस्सा आंतों का इन्वॉल्व है, सिर्फ रेक्टम तक है, लेफ्ट साइड कोलन तक है, या पूरी आंत इन्वॉल्व है, पैनकोलाइटिस, बीमारी की एक्टिविटी क्या है, माइल्ड है, सीवियर है, ये
ये आपके सिम्टम्स पे, ब्लड के टेस्ट पे और कोलोनोस्कोपी पे डिजीज़ एक्टिविटी के अनुसार उसको हम क्लासिफाई करते हैं और उसके अनुसार दवाइयाँ चूज़ करते हैं। दो तरह की चीज़ें होती हैं। यदि बीमारी की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो तो बीमारी की एक्टिविटी को तेज़ी से कंट्रोल करना, जिसमें सबसे कॉमन दवा स्टेरॉइड यूज़ होती है। और इसके बाद जब एक बार बीमारी कंट्रोल हो जाए तो मेसालामिन होती है दवा, जो कि जिसको हम ब्रेड एंड बटर मेडिसिन कहते हैं, स्टॉक मेडिसिन कहते हैं। लंबे टाइम तक फिर इसको लेना है जिससे बीमारी कंट्रोल रहे। यदि बार बार इसके फ्लेयर्स आ रहे हों, अटैक आ रहे हों, अल्सरेटिव कोलाइटिस एक ऐसी बीमारी है जो कि रिपीटेड फ्लेयर्स जिसमें आ सकते हैं, यानी कि दवा लेते हुए भी यदि चीज़ें कंट्रोल चल रही हैं फिर भी बीमारी की एक्टिविटी बढ़ सकती है। तो यदि बार बार फ्लेयर्स आ रहे हों तो इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन और बढ़ाने की ज़रूरत होती है, जिसमें एज़ाथायोप्रिन, मेथोट्रेक्सेट ये कॉमन दवाइयाँ हैं। यदि बीमारी की एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो, कंट्रोल नहीं हो रही हो स्टेरॉइड से भी और दूसरी दवाइयों से, या इन दवाइयों से कॉम्प्लिकेशंस आ रहे हों, तो फिर हम एक ग्रुप ऑफ ड्रग्स हैं जिनको बायोलॉजिकल्स कहते हैं, TNF ब्लॉकर्स कहते हैं, जिसमें इन्फ्लिक्सीमैब, एडालिउमिमैब ये दवाइयाँ हैं जिनको यूज़ करते हैं। इन्फ्लिक्सीमैब और एडालिउमिमैब थोड़ी कॉस्टली दवाइयाँ हैं, इंजेक्शंस के ज़रिए दी जाने वाली दवाइयाँ हैं, पर काफ़ी कारगर दवाइयाँ हैं, खास करके उन लोगों के लिए जिनकी बीमारी रूटीन दवाइयों से कंट्रोल नहीं हो रही। यदि किसी भी दवा से नहीं ये बीमारी कंट्रोल हो रही हो या दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट आ रहे हो, जो भी दवा हम अभी तक जिनका मैंने जिक्र किया है, ये सारी दवाइयों के अपने साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जिनसे यदि साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे हों या बीमारी कंट्रोल नहीं हो रही है, दोनों स्थितियों में फिर ऑपरेशन, सर्जरी एक ऑप्शन होता है जिसके अंदर पूरी बड़ी आंत को रिमूव करते हैं। यूजुअली ये 2 स्टेज सर्जरी होती है, जिसमें पहले स्टेज में सिर्फ आंतों को रिमूव करते हैं और यदि स्थिति ठीक हो तो अंदर एक पाउच स्मॉल इंटेस्टाइन से रेक्टम नया क्रिएट करते हैं और कुछ दिनों के लिए एक स्टोमा होता है जो इंटेस्टाइन का एक हिस्सा बाहर की तरफ रहता है। ये जनरली 3 मंथ्स के अंदर एक दूसरी सर्जरी के ज़रिए स्टोमा को क्लोज कर देते हैं और फिर आदमी अपनी सामान्य ज़िंदगी जी सकता है। स्टोमा के साथ भी आपको अपने डे टू डे एक्टिविटीज़ को कैरी आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। नियरली 10 to 15% लोगों को अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन अब दवाइयाँ इतनी कारगर हैं और दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट्स को यदि हम मॉनिटर करें तो इसका कंट्रोल बेहतर ढंग से हो सकता है। और आखिरी में मैं वही बात कहना चाहूँगा फिर से कि इस बीमारी के लिए सबसे पहले ये चीज़ समझना है कि इसमें लाइफ लॉन्ग मेडिसिन की ज़रूरत है। यदि कॉम्प्लायंस हो, दवाइयों के साथ हम एडहेयर करें और उनकी साइड इफ़ेक्ट्स को प्रॉपरली मॉनिटर करें, तो हो सकता है आपको और ज़्यादा हायर दवाइयों पे स्टेप अप करने की ना ज़रूरत हो और रूटीन दवाइयों से ही आपकी बीमारी कंट्रोल रहे। तो जब भी आपके लूज़ मोशंस हो रहे हों, जिसमें ब्लड आ रहा हो और जो मैंने दूसरे लक्षण बताए ऐसा हो रहा हो, तो ज़रूर एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट को मिले, कोलोनोस्कोपी की जांच कराएं और यदि अल्सरेटिव कोलाइटिस है तो जो बताई गई दवाइयाँ उसको नियमित रूप से लें ताकि ये बीमारी कंट्रोल रहे। थैंक यू।